नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं केमिकल सेफ्टी के बारे में, जो कि ओसा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस्ड है। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल एक्सीडेंट्स, अकरेंस ऑफ केमिकल एक्सीडेंट्स, टाइप ऑफ केमिकल इनटेक, लिस्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल्स, इफेक्ट ऑफ केमिकल्स इन ह्यूमन बॉडी, लेबलिंग प्रोसीजर्स एंड रिक्वायरमेंट, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, ट्रेनिंग एंड एमएसडीएस। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल एक्सीडेंट्स। दो तरह के केमिकल एक्सीडेंट्स होते हैं, एक तो स्पिलेज के कारण होता है और सेकंड जो है लीकेज के कारण होता है। स्पिलेज किसे कहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि केमिकल जब हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो स्पिल हो सकता है या गिर सकता है। और लीकेज यानी कि कंटेनर डैमेज हो तो लीकेज हो सकता है। जो केमिकल एक्सीडेंट है वो कब हो सकता है? तो केमिकल एक्सीडेंट में अकर ड्यूरिंग हैंडलिंग, जब आप उसको केमिकल को ले जा रहे होंगे, जब जहाँ पे स्टोरेज होगा, या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये सब एक्सीडेंट हो सकते हैं। कितने तरीके से हमारे बॉडी में जा सकता है? तो एक है इंजेक्शन, इनहेलेशन। इंजेक्शन का मतलब होता है कि जैसे कोई केमिकल हमारे बॉडी में पेनिट्रेट हो गया, घुस गया, या जैसे कि हम इंजेक्शन देते हैं उसके थ्रू भी जा सकता है। इस तरीके से हमारे बॉडी में पूरा वो अंदर घुस जाता है। इनहेलेशन मतलब केमिकल जहाँ पे है, अगर वहाँ पे आप सांस लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर चला जाएगा। और स्वेलिंग का मतलब होता है यानी कि आप खा रहे हैं और आपके मुंह के द्वारा, खाने के द्वारा वो चला गया, उसको ही स्वेलिंग बोलते हैं। फोर्थ है स्किन कांटेक्ट, यानी कि अगर स्किन पे लगेगा तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और स्किन के अंदर चला जाएगा। हैजार्डस केमिकल कौन कौन होते हैं? अमोनिया, आर्गन, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिन एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, टोलिन। इन केमिकल्स का क्या इफेक्ट है बॉडी के ऊपर? केमिकल्स इफेक्ट इन ह्यूमन बॉडी डिफरेंट फ्रॉम द वे दे इंटर। जनरली इसका इफेक्ट तब ज़्यादा होता है जब ये लंग के थ्रू हमारे फेफड़े में कोई केमिकल जाए और पूरे बॉडी में फैल जाए। द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग केमिकल इफेक्ट हम उसके एमएसडीएस यानी कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट में हम पा सकते हैं। किसी भी केमिकल का जो कुंडली है जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन उसके रहते हैं वो है एमएसडीएस। लेबलिंग ऑफ केमिकल्स। लेबल क्या होता है? कोई भी केमिकल अगर हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जैसे कि वो फ्लैमेबल हो, कोरोसिव हो, टॉक्सिक केमिकल्स हो, तो उसके ऊपर लेबल लगा होना चाहिए जिससे उसको क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सके। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर कौन सा केमिकल है और इसके क्या इफेक्ट हैं। और अगर इफेक्ट पता नहीं हो तो अगर हम टच करेंगे तो उस तरह का रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो जब हम लेबलिंग करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये सब केमिकल है, इस छोटे छोटे कंटेनर में इसको स्टोर किया गया है। तो किसी भी केमिकल के ऊपर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, लेबलिंग में क्या क्या होनी चाहिए? एक तो उसका फुल नेम होना चाहिए, उस पर केमिकल का जो सिंबल होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, केमिकल फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज इंक्लूड इमरजेंसी प्लानिंग एंड प्रिपेयर्डनेस। अगर कुछ होता है तो क्या करना है उसके ऊपर लिखना हो चाहिए। और फिजिकल, केमिकल और रिएक्टिविटी हैज़र्ड एसोसिएटेड विथ केमिकल्स उसके ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए। साथ में सेफ हैंडलिंग प्रोसीजर, इस डब्बे को कहाँ कैसे रखना चाहिए इसके ऊपर होना चाहिए। और साथ में इस केमिकल को अगर टच करना है तो किस तरह का पीपीई जरूरी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेवल के ऊपर रहता है। इमरजेंसी प्रोसीजर फॉर केमिकल क्या है? अगर कुछ केमिकल ऐसा स्पिल हुआ, लीकेज हुआ, तो इवैक्यूएट करना होता है, फर्स्ट एड करना होता है, एरिया को आइसोलेट करना होता है, रिपोर्ट करना होता है और सिक्योर करना होता है और फिर रिस्पॉन्स करना होता है। आइए अब एक एक करके समझते हैं इवैक्यूएट में हमको क्या करना होता है। अगर कहीं भी केमिकल स्पिल हो जाए तो वहाँ के लोगों को बाहर निकालने में हेल्प करना चाहिए। आपको उस स्पिल वाले एरिया में नहीं जाना है और आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करना है जिससे कि आपकी मदद मिले। तो आपको क्या करना है इवैक्यूएट में? इवैक्यूएट पर्सनल फ्रॉम स्पिल एरिया। स्पिल एरिया से बाहर निकालना है जो लोग भी उसमें फंसे हुए हैं। इक्विपमेंट को सेट अप करना है और लोगों को फायर एग्जिट की तरफ भेजना है, डायरेक्ट करना है। एलिवेटर नहीं यूज़ करना है क्योंकि पावर आप बंद करेंगे तो एलिवेटर काम नहीं करेगा, बीच में लोग फंस जाएंगे। अटेंड टू विक्टिम, यानी कि अगर किसी को केमिकल एक्सपोजर हो गया है उसको अटेंड करिए। साथ में आसपास के जो नाइबरिंग लेबोरेटरीज है उसको आप अलर्ट करिए कि ऐसा यहाँ पे
केमिकल स्पिल हुआ है, और फिर से आपको उस एरिया में वापस नहीं जाना है, क्योंकि आप ट्रेंड रेस्क्यूअर नहीं हो सकते हैं, आप प्रॉपर पीपी नहीं पहने हो सकते हैं। अगर आप जाएंगे तो आपको केमिकल एक्सपोजर होगा और आपकी जान जा सकती है। और ऐसे में अगर आप जाते हैं रेस्क्यू करने के लिए अदर विक्टिम को, तो आपकी जान भी जा सकती है। फर्स्ट एड, आपने विक्टिम को स्पिल एरिया से निकाल लिया है, आपको उसको फ्रेश एयर में बिठाना है, फ्रेश एयर में ले जाना है, लेकिन अपनी जान को खतरे में नहीं डालना है। टॉक्सिक गैसेस वाले एरिया में जाके बाहर लाके आपको फर्स्ट एड करना है। तुरंत आपको जो कंटामिनेटेड क्लॉथ्स हैं जिस पे केमिकल लगा हुआ है उसको फ्लश करना है, धोना है स्किन को, आई को, कम से कम 15 मिनट विथ रनिंग वाटर, यानी कि पानी गिरता रहेगा। और आपको मेडिकल अटेंशन भी लेना है फॉर द विक्टिम। आप तो फर्स्ट एड दे रहे हैं, लेकिन आपको जो इमरजेंसी सर्विस है आपको कॉल करना है, जिससे कि उसको डॉक्टर आ जाए टाइम से। आइसोलेट एरिया करना होता है, यानी कि आपको विंडो खोल देना है, लेकिन इस दौरान आपको किसी तरह का एक्सपोजर केमिकल का नहीं होना चाहिए। विंडो इसलिए खोलेंगे ताकि वो केमिकल चारों तरफ फैल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि विंडो खोलेंगे भी तो वो गैस बाहर निकलने वाला नहीं है। ऐसे केस में आप उसको बंद कर दीजिए ताकि वो गैस बाहर ना निकले। रिपोर्ट, यानी कि स्पिल के चलते जो भी इंजरी हुई है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रिपोर्ट करना है। ऐसा स्पिल जिसमें फायर या एक्सप्लोजन हो सकता है उसके लिए रिपोर्ट करना है ताकि उसको टैकल किया जा सके। या ऐसा स्पिल जिससे कि संभावित लाइफ थ्रेटनिंग है, जान जा सकती है, इसके लिए कर सकते हैं। ऑल केमिकल स्पिल या कोई भी केमिकल है जो कि वर्क आवर के बाद स्पिल हो गया है तो उसके रिपोर्ट करना। सिक्योर, यानी कि आपको डोर को लॉक करना है और उसके डोर के सामने साइन बोर्ड लगानी है कि यहाँ पे स्पिल हुआ है, वार्निंग ऑफ स्पिल। एक स्टाफ को एंट्रेंस पे रखना है जिससे वो बताए कि आप इधर ना जाएं और लोगों को अलर्ट कर पाए। और बहुत ज़्यादा केमिकल स्पिल है तो आपको लोगों को क्रॉस विंड में लोगों को जाने की सलाह दें, यानी केमिकल अगर बाहर निकला है तो हवा के डायरेक्शन में उसका सारा वेपर जाएगा, तो बोलिए कि जिधर हवा जा रहा है उसके परपेंडिकुलर, यानी क्रॉस विंड, यानी कि मान लेते हैं जैसे पूरब में हवा चल रही है पूरब की ओर, तो आपको पश्चिम की ओर नहीं जाना है, आपको या तो उत्तर या दक्षिण की ओर जा सकते हैं। आप रिस्पॉन्स करना है, यानी कि अगर छोटा मोटा केमिकल स्पिल हुआ है तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं। उसके लिए भी आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होनी चाहिए। ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, अगर वर्क प्लेस पे सभी लोगों को ट्रेनिंग होनी चाहिए। और ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें बतानी चाहिए, फर्स्ट एड रिस्पॉन्डर कैसे रिस्पॉन्ड करें, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम मेंबर्स के बारे में, फायर फाइटर्स के बारे में, इंसिडेंट कंट्रोलर के बारे में पता होनी चाहिए। और ट्रेनिंग में MSDS कैसे रीड करनी है, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट जो केमिकल के बारे में पूरी जानकारी रहती है उसमें, उसको कैसे रीड करना है, इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उस ट्रेनिंग में ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। और केमिकल इमरजेंसी आए तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बताना चाहिए। और कैसे इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान को एक्टिवेट करना है, साथ में इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे करना है, और रिहेबिलिटेशन को कैसे करना है। केमिकल का एक्सपोजर लिमिट होता है, इसको कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं। एक एक करके आइए डिटेल्स में जानते हैं। TLV यानी कि थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू फॉर द केमिकल सबस्टांस को हम डिफाइन करते हैं कि इस केमिकल का कंसंट्रेशन हवा में जिसको हम इनहेल स्किन एक्सपोजर कर सकते हैं, इसका जो यूनिट होता है पार्ट पर मिलियन ppm फॉर द गैसेस। और अगर ये पार्टिकुलेट्स है लाइक डस्ट स्मोक मिस्ट है तो मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर यानी कि mg पर मीटर क्यूब। TWA यानी कि टाइम वेटेड एवरेज, ये जनरली आप देखेंगे तो 8 आवर्स पर डे होता है या 40 आवर्स पर वीक का जो मैक्सिमम लिमिट है वो टाइम वेटेड एवरेज, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एस्टेल को मैंने बता ही दिया कि ये 50 मिनट्स के लिए दैट कैनॉट बी रिपीटेड मोर देन 4 टाइम्स पर डे, यानी कि ये आप अगर एस्टेल एक्सपोजर में काम करने जा रहे हैं तो 15-15 मिनट काम कर सकते हो, भी मैक्सिमम 4 टाइम्स, उससे ज़्यादा नहीं। और C का मतलब यानी कि ये एब्सोल्यूट एक्सपोजर होता है जिससे कि कभी भी उससे ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होनी है। LC50 और LD50 यानी कि लेथल कंसंट्रेशन, लेथल डोज, मैंने बताया था कि 50% कंसंट्रेशन जिसमें अगर किसी एनिमल पर टेस्ट करते हैं तो 50% की जान चली जाती है इन ए गिवन टाइम, यूजुअली इन 4 आवर्स में, इसको बोलते हैं LC50। और LD50
सेम है, बट ये मटेरियल्स के लिए है। ऊपर वाला ऐसा केमिकल्स इन एयर है, वो एयर्स के लिए है, और ये वो केमिकल जो है एयर में आता है, और ये मटेरियल्स जिसको हम डोज देते हैं, खाते हैं। ट्रेम कार्ड क्या होता है? ट्रेम कार्ड, ये ट्रेम कार्ड है। नमस्कार, जय हिंद। बात करेंगे ट्रेम कार्ड यानी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड के बारे में। ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड, ट्रेम कार्ड खतरनाक हजर्डस मटेरियल ले जाने वाले गाड़ी के ड्राइवर अपने साथ रखते हैं, जैसे कि डीजल, ईडीसी, पेट्रोल, इन सब की गाड़ियों में ट्रेम कार्ड टंगा रहता है। जब एक बार इन हजर्डस मटेरियल की डिलीवरी हो जाती है, अनलोडिंग हो जाती है, तब ट्रेम कार्ड हटा लिया जाता है। इस ट्रेम कार्ड में हजर्डस मटेरियल का नाम और डिटेल डाला हुआ रहता है। अगर इस मटेरियल से किसी प्रकार का कोई खतरा हो जाता है तो इस खतरे से कैसे हैंडल करेंगे, इसके बारे में जानकारी ट्रेम कार्ड में होता है। ट्रेम कार्ड में सेफ्टी पीपीज का भी डिटेल लिखा हुआ रहता है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी डाला रहता है। कुल मिलाकर मकसद ट्रेम कार्ड का ये है कि ड्राइवर इमरजेंसी सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल कर सके। जय हिंद। अगर कोई केमिकल फैल जाए तो उस केमिकल के कंसंट्रेशन को हटाने का अच्छा तरीका होता है नाइट्रोजन पर्जिंग, यानी कि नाइट्रोजन को हम लोग वहाँ पे देते हैं जिससे कि वो केमिकल बाहर आ जाता है, रिप्लेस हो जाता है विद इन एन इनर्ट ड्राई एटमॉस्फेयर। स्क्रबर एक ऐसा सिस्टम है जो कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है, जो किसी इंडस्ट्री से जो गैसेस निकलते हैं उसमें से किसी गैसेस को वो निकाल लेता है जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। इन केस ऑफ स्पिलेज इमरजेंसी के लिए आई वॉश, सेफ्टी शावर होनी चाहिए जिससे कि केमिकल को क्लीन किया जा सके। MSDS यानी कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट एक फॉर्म है जिसमें कि उस केमिकल के सारे डेटा यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की, केमिकल्स का डिटेल्स उसमें रहता है। इसमें टोटल 14 पॉइंट्स होते हैं जिसमें आप सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे MSDS विल हैव केमिकल कंपोजिशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और उसमें क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर डेंसिटी, pH वैल्यू, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जिसमें LEL, UEL यानी कि लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, अपर एक्सप्लोसिव लिमिट, फायर डायमंड, हैज़ार्ड डायमंड भी बोलते हैं, एनवायरमेंटल डेटा, हैंडलिंग एंड स्टोरेज, फायर फाइटिंग मेजर्स और फर्स्ट एड मेजर्स के बारे में, कौन सा फायर फाइटिंग के लिए एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है, इमरजेंसी रिस्पांस ड्यूरिंग स्पिलेज और लीकेज, ये सारा इन्फॉर्मेशन उसमें आपको देखने को मिलेगा। MSDS हैज़ार्ड डायमंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक डायमंड शेप का है जिसमें 4 बॉक्स हैं अलग अलग कलर के। ऊपर वाले में फायर का इन्फॉर्मेशन रहेगा, नीचे वाले में हेल्थ, रिएक्टिविटी, और सबसे नीचे में स्पेशल पर्पस। इसको देखने के बाद पता किया जा सकता है कि किस तरह का प्रिकॉशन लेना है, ये केमिकल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसे जो हेल्थ हैज़ार्ड है वो ब्लू सेक्शन में लिखा जाता है, जिसमें ह्यूमन लाइफ के लिए क्या हैज़ार्ड है उसके लिए नंबर दिया जाता है। 0 फॉर नॉर्मल मटेरियल, स्लाइटली हैज़ार्डस है तो उसमें 1 लिखा रहेगा, हैज़ार्डस है यानी कि 2 लिखा रहेगा, एक्सट्रीम डेंजर है यानी कि 3, और डेडली है जिसमें जान जा सकती है उसके लिए 4। जो रेड सेक्शन है, जो टॉप सेक्शन है, वो है आपका, उसमें फ्लैमेबिलिटी के बारे में यानी कि फायर के बारे में लिखी होती है। 0 मतलब ये मटेरियल जलने वाला नहीं है। 1 मतलब इसकी जो फ्लैश पॉइंट है वो 200 फ़ारेनहाइट से ऊपर है यानी कि उतना जल्दी नहीं जलेगा। फ्लैश पॉइंट 200 से 100 है यानी कि उसको 2 नंबर दिए जाएंगे। 3 नंबर यानी कि 100 to 74, और 4 मतलब बिलो 74 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि ज़्यादा हाईली फ्लेमेबल मटेरियल्स है उसमें। तो आप नंबर देख के पता कर सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। येलो सेक्शन जो आप देख रहे हैं वो ये डिनोट करता है वोलेटिलिटी एंड सिवियरिटी ऑफ रिएक्टिव क्वालिटी। तो इसमें 0 का मतलब होता है स्टेबल, 1 का मतलब होता है अनस्टेबल इफ़ हीटेड, 2 का मतलब होता है वायलेंट केमिकल चेंज, 3 का मतलब होता है शॉक एंड हीट में डेटोनेट, और 4th में डेटोनेट। डेटोनेट का मतलब होता है ये इसमें ब्लास्ट हो सकती है इस तरीके का। और सबसे जो नीचे में है वाइट सेक्शन, इसमें कुछ अदर हैज़ार्ड इन्फॉर्मेशन रहते हैं, जैसे कि OXY लिखा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजर है। ACID लिखा मतलब ये एसिड है। COR लिखा यानी कोरोसिव नेचर का है, और W और क्रॉस किया है यानी कि इसमें वाटर का यूज़ नहीं करना है क्योंकि रिएक्ट कर सकता है। और इस तरीके का आप देख रहे हैं, ये तो सिंबल रेडिएशन हैज़ार्ड के लिए है, तो उसमें कुछ मटेरियल है जो कि रेडिएशन क्रिएट करेगा।
एक आप सैंपल MSDS का जो हैज़र्ड डायमंड है उसको आप देखिए। एथानॉल एक केमिकल है जिसमें फायर में 3 है, हेल्थ हैज़र्ड में 2, 0 और नीचे में फायर का सिंबल बना है। उसी प्रकार ये भी सिंबल है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे उनका भी नॉलेज बढ़े। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।